नाअहलियत के बाद नैब रेफरेंस की गूंज। सादिक और अमीन कौन है, बड़ी बहस छिड़ गई। वजीर आजम बनने की दौड़, 6 उम्मीदवार मुकाबले के लिए तैयार। ममनुआ फंडिंग का मामला, क्या इंसाफ की कसौटी पर तहरीके इंसाफ खरी उतर पाएगी? पनामा पेपर्स केस ने जैसा कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, उसकी सियासत ने जहां पर जुडिशरी के इज्जत में इजाफा हुआ, वहां पर यह तासुर भी उभरा कि पाकिस्तान में ताकतवर तरीन लोग भी एहतसाब से बालातर नहीं हैं। और ये मुकदमा 5 अप्रैल 2016 को इस स्कैंडल से शुरू हुआ था। ICIJ ने जो ब्रेक किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनका खानदान लंदन में प्रॉपर्टीज का मालिक है। और ये मुकदमा अब खत्म हुआ है इस नुक्ते के ऊपर कि वजीर आजम और उनके खानदान के ऊपर कम से कम 4 रेफरेंसेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो दायर कर रहा है। इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल की अपील नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कहा गया है कि वो फाइल कर रहा है। लिहाजा 5 केस बराह रास्त और शायद 4 मजीद केस सप्लीमेंट्री जो हैं वो दाखिल होंगे। 9 बड़े केसेस का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान खानदान को, और उसमें वो जेल भी जा सकते हैं और उनको शदीद पॉलिटिकल डैमेज तो हो ही चुका है। जहां वज़ीर आज़म अपनी सीट जो है वो खो चुके हैं, अपनी नशिस्त खो चुके हैं, और ताउमर या तब तक जजमेंट रिवर्स नहीं होती वो नाअहल हो चुके हैं। अब नए वज़ीर आज़म का कल इंतखाब है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो नॉमिनेट किया है PMLN ने। नंबर्स देखे जाए पार्लियामान में तो कोई मौजज़ा ही जो है वो उन्हें वज़ीर आज़म बनने से रोक सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को PMLN जो हुक्मरान पार्टी है उनके साबिक सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब ने ही नामजद किया है। और देखते हैं कि मुल्क की सियासत आगे कैसे चलती है। लगता नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी भी ज़्यादा देर ये नशिस्त अपनी संभाल पाएंगे। अब मुल्क बहरहाल इंतखाबात ही की तरफ जा रहा है। आप PMLN और बाकी जमातें उसको रोकने की कोशिश भी करेंगी तो लगता नहीं कि मामला ज्यादा देर ठहर पाएगा। इस्लामाबाद चलते हैं जहां डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू बहुत भाई। डॉक्टर साहब से तो हमारी मुलाकात बड़े होंगे आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद, वो जब से पनामा की जजमेंट आई है तो ऑन एयर तो हमारी आज पहली मुलाकात है, तो डॉक्टर साहब से कम आप पूछ ही लें कि उनके साथ सिंपैथी का इजहार कर दें। ऑफ एयर भी सर आपने तो वैसे फोन अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी अदालत में। हाँ। जब डॉक्टर साहब अदालत के हाथे से बाहर आ रहे थे, हाँ। उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब को हौसला दिया था। अगरचे हौसले में लग नहीं रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने कोशिश की इनको कि आज भी मुस्कुराहट डॉक्टर साहब की जो है वो कोई बददिल सी मुस्कुराहट है, उस तरह की मुस्कुराहट नहीं है जिस तरह की ना आपको पता नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वज़ीर आज़म बनने पर अगर कोई शख्स पाकिस्तान में खुश है तो वो डॉक्टर साहब है और एक और साहब है बस। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब आप अपना ओपिनियन दें जजमेंट के ऊपर कि क्या आपका ओपिनियन है जजमेंट के ऊपर। और देखें, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां पे चौधरी साहब ने छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मेरे दोस्त हैं, और मुझे खुशी है लेकिन बेइंतहा दुख है कि वज़ीर आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि उन्हें कोई मुआवजा ही रोक सकता है। ये बात ठीक है, लेकिन मुआवजे तो यहाँ पर होते हैं। मुआवजे तो 1955 से होते चले आ रहे हैं। भुट्टो साहब की फांसी का मुकदमा मुआवजा था, कोई नजर नहीं आता था कि ऐसा हो जाएगा, मुआवजा हो गया, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। जी, उसके अलावा 3 हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगे, मुआवजाती तौर पे। मैं उसी की बात करने लगा, मुआवजा था। इसी तरह 1990 की दिहाई में 3 हुकूमतें जो है ऊपर नीचे उल्टी, 58-2 भी मुआवजाती तौर पर सब कुछ होता रहा। तो कुछ हैरानगी नहीं है, अफसोस है, बड़ा गहरा अफसोस है, मगर बिल्कुल हैरानगी नहीं है, क्योंकि ये मोजज़ाती खेल तो होते रहते हैं। कल तक पता नहीं चौधरी साहब ही शायद सुबह पता चले कि किसी ना किसी तरीके से मुल्क के वजीर आजम बन गए। हो सकता है हमारे मुल्क में। ICIJ जो है उसने लंदन की प्रॉपर्टीज वो जो है लोगों के ऊपर ये आश्कार किया कि लंदन में प्रॉपर्टीज हैं वजीर आजम के खानदान की। उसके बाद बहुत से इल्ज़ामात लगे, ये इल्ज़ामात लगे कि किकबैक्स आई हैं, इल्ज़ामात लगे करप्शन हुई है, इल्ज़ामात लगे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मगर जो वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया गया वो इस बात पे किया गया कि उनके साहबजादे की जो एक कंपनी है उसमें वो तनख्वाह ले सकते थे, जो तनख्वाह वो ले सकते थे, मगर उन्होंने नहीं ली। उसको डिस्क्लोज ना करने पे
उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो तनख्वाह जो आपने नहीं ली वो आपने डिस्क्लोज नहीं की, इस बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। एक नई तारीख मैं समझता हूं रकम की गई है, ये जुडिशल तारीख रकम की गई है। तो लेकिन हमने इतराफ की, हमने उसको मनवन उसके ऊपर जो है मुल्क की जमहूरियत जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क के आइन को आगे बढ़ाने के लिए जो हुक्म दिया गया, जैसे कि कहा गया था, उसको लेकिन ये जो मौकफ है, ये मौकफ तो जो है वो काफी वकला ने भी इसके ऊपर लिखा है और इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। और आपके ख्याल में ये जो डिबेट नून ने इनिशिएट की है, क्या उसमें कोई हकीकत? इंडिपेंडेंट वकला ने इनिशिएट की है, बेशुमार ने। पहली बात तो यह है कि मुस्तफा साहब डिबेट हुई नहीं है, डिबेट इनिशिएट कराई गई है। और जिस तरह से PMLN का एक खुसूसन सोशल मीडिया सेल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस वक्त लगा हुआ है, अल्लाह ही उनको हदायत दे। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि जिस तरह से पहले PMLN ने फैसला नहीं पढ़ा, दोबारा भी उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा। इनको एहसास उस वक्त होगा जब इनके खिलाफ 5 रेफरेंसेस जो हैं वो अदालत में चलेंगे और इनको पता चलेगा कि दरअसल सारे मामले पे तो फवाद भाई हम सारे क्लियर हैं कि रेफरेंसेस जो हैं वो तो नैब कोर्ट ने 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें कंक्लूड भी करना है, किया उस पर तो हम सारे क्लियर हैं। और चेयरमैन नैब के पास कोई इख्तियारात भी नहीं है कि वो उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस कर सकें। लेकिन जो चीज मीडिया में और नून लीग की तरफ से बड़ी शिद्दत से कही जा रही है वो ये है कि जिस चीज के ऊपर हमें रिसीवेबल की वो जो एक डिबेट इन्होंने बनाई है कि जो चीज हमने मौसूल की ही नहीं और उसके ऊपर हमें नायल कर दिया गया, इस नुक्ते के ऊपर आपको क्या मौक़िफ़ है? अच्छा देखें, इनको जो नाअहल किया गया है वो यकीनन इस नुक्ते पे किया गया है और मिस डिक्लेरेशन पे किया गया है। कोई भी जो प्रॉपर्टी है आपने वो बतानी है, कोई भी जो आप का बिजनेस है वो आपने डिस्क्लोज करना है अपनी डिक्लेरेशन में। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता तो वो बयान हल्फी है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और सवाल ये है कि अदालत उन्हें एवनफील्ड एवेन्यू के ऊपर परजरी के ऊपर भी कर सकती थी, लेकिन अदालत ने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में। अगर क्योंकि अदालत उनके ऊपर अपने कमेंट्स दे देती तो फिर नीचे जो कन्विक्शन है वो मेयर फॉर्मेलिटी रह जाती। सो जो जहां पर अदालत ने दोबारा कुछ रिलीफ दिया PMLN को, उन्होंने इसको यूज किया है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और अगेंस्ट जजेस। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो इसको तारीफ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी क्रिमिनलिटी का एलिमेंट है उसके ऊपर अपनी जो कलम है उसको वहां पे रोका, वगरना जो एविडेंस थी इस वक्त सामने वो इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उसके ऊपर तो वो बहुत ज्यादा लिख भी सकते थे, बहुत ज्यादा बात भी कर सकते थे। और इनको उस क्रिमिनलिटी के ऊपर जो है वो वहां पर, और ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन 476 और 228 के तहत सुप्रीम कोर्ट वहां से भी सीधी उन्हें जेल भेज सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं भेजा और ये भी कह दिया कि ये जो जाली कागजात जमा कराए हैं इसका भी ट्रायल कोर्ट देख ले। सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रेन को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है PMLN, इस पे मैं खासा हैरान हूं और मुझे यूं लग रहा है कि आगे चल के शायद PMLN अपने आप को मजीद दलदल में धंसा रही है। जैसा कि आपने देखा आज राजा फारूक हैदर ने और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दी, सो कन्फ्रंटेशन का एक मोड नजर आता है जिस तरीके से इन्होंने एक इंतहाई समझना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात कराए। बात यह है कि नहीं आप तो करें, नहीं अब बाकी सभी लोग बात करेंगे ना। देखिए बात यह है कि अभी अगर आप तज्जिया करें चौधरी साहब की गुफ्तगू का तो उन्होंने कहा है कि अदालत ने इंसाफ नहीं किया, यानी अदालत ने रिस्ट्रेंट का इजहार किया है। जो असल मुकदमा था, जो असल सजा देनी चाहिए थी वो अदालत ने नहीं दी। हम आप भी अदालत से इंसाफ लेने जाते हैं, हम भी अदालत से इंसाफ लेने जाते हैं, लेकिन चौधरी साहब के मुताबिक वहां पे कानूनी नुकात के ऊपर नहीं फैसले किए जाते बल्कि रिस्ट्रेंट और सियासी समझबूझ की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई गुफ्तगू नहीं है। अगर आपको 5 बुनियादों के ऊपर वजीर आजम को हटाना था तो 5 पे हटा देते। और इतना बड़ा बेंच है और इतने हम मुद्दबाना ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने अगर इतनी सी बात के ऊपर हटा दिए तो दीगर बातों पे भी हटा सकते थे। इसमें लेकिन हमारा नुक्ता ये है कि देखिए जिस बात सुन लीजिए फिर उसके बाद उस पर भी कमेंट कर दीजिए क्योंकि वो आपकी उससे गुफ्तगू से जुड़ी हुई है कि जो फवाद ने नुक्ता उठाया और बहुत से लोगों का भी ये ख्याल है कि जो आपने कंपनी की नॉन डिक्लेरेशन की कि उस कंपनी के अंदर जो आपका इंटरेस्ट था उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में और हर MNA को करना पड़ता है। सिर्फ बात वहां तक नहीं रुकती, उसके बाद हर MNA को, हर सेनेटर को, हर MPA को ECP के अंदर
अपनी हर साल के बाद एक एसेट ऑफ एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। उसके अंदर भी 4 साल से मुतवातर आप एक बयान हल्फी देते रहे, ओथ पे आप एक स्टेटमेंट देते रहे कि जो कुछ मैंने डिक्लेयर किया है इसके अलावा मेरी कोई और जायदाद या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो वो भी एक अहम मुद्दा तो है। देखें, आप सही कह रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस कंपनी से 2 चीजें हुई साबित। एक तो अदालत ने यह नहीं कहा कि आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, असासा डिक्लेयर नहीं किया, यह नहीं कहा कि कंपनी डिक्लेयर नहीं, क्योंकि कंपनी के कागजात साथ लगाए गए थे, उनकी जो मुंदरजात थे वो साथ अटैच किए गए थे ताकि अदालत को पता होना चाहिए। नंबर 1 नहीं, पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी के तमाम सफात जिसके ऊपर वो था, वो इकामा वहां पे लोग निकाल के दिखाते रहे हैं, वो साथ लगाए गए थे। वहां पे कोई एक ऐसा खाना नहीं है जहां पे लिखा हो कि आप अपने इकामे की तफासील जो है वो यहाँ पे या पासपोर्ट से लिखें। अब मेरी बात खुद मगर मेरी बात सुन तो लेना, जिसमें मुझे इस बात पे कर देते ना, इस बात पे कर देते। उन्होंने नाअहल इस बात पे किया है, इस बात पे उन्होंने नाअहल किया है कि वो तनख्वाह जो वहां पे लिखी हुई है 10,000 दरम यानी तकरीबन 2 लाख रुपए, वो तनख्वाह जो आप ले सकते थे और आपने नहीं ली, वो तनख्वाह ना लेना। नहीं, मेरी बात सुने यार, ये बात नहीं। आप अगर बात काटते रहेंगे तो मैंने पूरी बात आपकी तसल्ली से सुनी है। मिस डिक्लेरेशन उन्होंने कहा है कि उस तनख्वाह की है, आप 1000 मरतबा बेशक पढ़ लें उस अदालती फैसले को, कि आपने जो 2 लाख रुपए जो ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिए, आपने वो डिक्लेयर नहीं किए, इस बुनियाद पे हम आपको आपके एसेट्स है। बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। और ये है बात। अब पाकिस्तान का पूरा जो निजाम है, पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैश पे चलता है। 2 सिस्टम होते हैं ना, अक्रूवल सिस्टम आपको मालूम है और कैश सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैश पे चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो ताल्लुक है सूबाई हुकूमतों से, वो कैश का ताल्लुक है, अक्रूवल का नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जब वजीर आजम को मुस्तफी कर रहे हैं तो फिर पूरी रियासत को भी तो साथ मुस्तफी करें, पूरी हुकूमत को भी तो साथ मुस्तफी करें, उनको भी नाअहल करार दें कि ये कैसे हो सकता है। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री कैश ही नहीं है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री को सिर्फ इस बात के ऊपर डिसमिस किया गया है, बात कर रहे हैं। उन्होंने 350 अरब रुपए की हेराफेरी की, 13 कंपनीज बनाई, उनमें एफजेडी कंपनी शामिल थी। एफजेडी कंपनी को आपने छुपाया, एफजेडी कंपनी के ऊपर जो है वो आपने बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की है, और जिसके ऊपर रेफरेंसेस जो आ रहे हैं 13 वो उनके ऊपर ही आ रहे हैं। रेफरेंसेस तो ठीक है, वो हम पहले कह चुके हैं कि रेफरेंसेस कोर्ट ने कहा कि फाइल करें जितने सारे केसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एफजेडई का जिक्र किया। ये 350 अरब वाली बात तो मैंने तो नहीं देखी जजमेंट में जो आप कर रहे हैं। जजमेंट के अंदर सर एसेट्स हैं, तनख्वाह की वजह से आप अगर देखेंगे ना जेटी की रिपोर्ट, तमाम वकला एक बात कर रहे हैं, 13 कंपनीज हैं जो डिस्कवर हुई हैं। 13 कंपनीज में एफजेडी कंपनी क्या लिखा है उन्होंने कि हमने 13 कंपनियों की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया। कंपनियां जो है वो क्वेट में है। एफजेडी कंपनी वज़ीर आज़म खुद चेयरमैन है, बाकी कंपनी 10 मिलियन पाउंड के खसारे में है, और ये कंपनी जो है वो पंप कर रही है पैसे। वहां पर इतना सादा नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया है। जजेस ने सिर्फ रिस्ट्रेन ये किया है कि इनको जेल भेजने के बजाय उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। इस प्रोग्राम के जरिए हमें गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमें इसको डीमार्क करना चाहिए। हम एक दूसरे से एतराफ करते हैं जब मामलात पे हमारे खिलाफ भी होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए डिसइंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यही मैं समझता हूं एक तुर्रा इम्तियाज है इस प्रोग्राम का। डिसइंफॉर्मेशन आपने मैं माफी चाहता हूं, आपने कहा कि सिर्फ सैलरी ना लेने, मैं माफी चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर को, आप किसी वकील को अगले सेगमेंट में ले लें, और आप किसी वकील के हवाले से, आप किसी आला वकील को। एफजेडी की नॉन डिक्लेरेशन तो है ना। देखें, बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं कि 300 350 अरब, और ये उन्होंने कहा है कि इस कंपनी का जिसका इकामा साथ लगाया गया था, आपने उसके अंदर से वो तनख्वाह जो आपको मिल सकती थी मगर आपने नहीं ली, उसको आपको डिक्लेयर करना चाहिए था। इस वजह से जेआईटी फैसला पढ़ें, फैसला पढ़ें, देखिए फैसला पढ़ें डॉक्टर साहब। नॉन डिक्लेरेशन नहीं ऑफ एसेट, देखें खोकर साहब, मैं आपको देखिए खोकर साहब एक सेकंड डिक्लेयर करना, तो मैं आपको ऐसे आपको डिग्री छुपाने के ऊपर नाअहल हुए हैं। आप कह रहे हैं कंपनी छुपाने के ऊपर नाअहल ना हो, इस प्रोग्राम में मत करें। इस वजह से आपको मैं मुनसिफ बनाता हूं, आपने वो फैसला पढ़ा है,
मैं आपके सामने यह मुकदमा रख रहा हूं कि उस एफजेडी कंपनी के अंदर से जो तनख्वाह उनको मिल सकती थी मगर उन्होंने नहीं ली, इस बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। आप जो वो भी है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने नॉन डिक्लेरेशन पे कि जो आपने लाजिम था आपके ऊपर कानून के तहत कि आपने डिक्लेयर करना था फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपने वो डिक्लेयर उसमें अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं किया। फाइनेंशियल इंटरेस्ट वही है। चले यहाँ पे सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। अगले सेगमेंट में यही बात 2 लाख रुपए अगली गुफ्तगू अगले सेगमेंट में इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आगे बढ़ते हैं जहां पे हम तज्जिया निगारों से भी उनकी राय लेंगे।